नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस खास श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला भाग है जहां हम सब मिलकर इकोनॉमी की नींव को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, परत दर परत। देखिए, मकसद एकदम साफ है, अर्थशास्त्र के उन कोर कॉन्सेप्ट्स पर मजबूत पकड़ बनाना जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल जाना पहचाना लगता है ना। ये तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है। एक तरफ घड़ी की टिक टिक और दूसरी तरफ किताबों का अंबार। समय लिमिटेड है और सिलेबस अनलिमिटेड। असल में यही अर्थशास्त्र की सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हम कहते हैं दुर्लभता या स्कैर्सिटी। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी की हकीकत है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के हमारे सफ़र का रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे दुर्लभता के विज्ञान से, फिर समझेंगे माइक्रो और मैक्रो का फ़र्क। इसके बाद देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के 4 गियर कैसे काम करते हैं और आर्थिक प्रणालियां कितने तरह की होती हैं। फिर बात करेंगे उन 3 केंद्रीय समस्याओं की और आखिर में एग्ज़ाम के लिए एक क्विक रिविजन भी करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमिक्स है क्या? अक्सर लोग इस विषय से डर जाते हैं, पर यकीन मानिए ये और कुछ नहीं, बस चुनाव करने का विज्ञान है। ये इस बात की पढ़ाई है कि हमारी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, हमारी ख्वाहिशें, हमारी वांट्स, वो तो कभी खत्म नहीं होती, पर उन्हें पूरा करने के जो साधन हैं, जैसे हमारा समय, हमारा पैसा, वो हमेशा सीमित होते हैं। बस अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है कि इस लिमिटेड अनलिमिटेड के खेल में सबसे समझदारी वाले फैसले कैसे लिए जाएं ताकि हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिले। अब ये जो आइडिया है, इसके पीछे 2 बड़े नाम हैं। एक हैं एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और दूसरे हैं लायनल रॉबिन्स, जिन्होंने 1935 में अर्थशास्त्र को वो मशहूर नाम दिया जो आज भी इस्तेमाल होता है, दुर्लभता का विज्ञान, यानी द साइंस ऑफ स्कैर्सिटी। अब देखिए, अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसे आसानी से समझने के लिए इसे 2 मुख्य शाखाओं में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि। इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास इकोनॉमी को देखने के लिए 2 अलग-अलग लेंस हैं। एक जूम लेंस है, जिससे हम चीज़ों को बिल्कुल पास से देखते हैं, और दूसरा वाइड एंगल लेंस, जिससे हमें पूरी बड़ी पिक्चर दिखती है। तो पहला लेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, माइक्रो यानी छोटा। इसमें हम एक-एक इकोनॉमिक यूनिट पर फोकस करते हैं, जैसे कि एक अकेला ग्राहक, एक कंपनी या एक बाजार। ये एक अकेले पेड़ को बहुत गौर से देखने जैसा है, उसकी हर जड़, हर डाली, हर पत्ते का अध्ययन करना। इसे मूल्य सिद्धांत या प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ये याद रखना जरूरी है। और फिर आता है हमारा दूसरा लेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो यहां हम एक पेड़ पर नहीं बल्कि पूरे जंगल पर नजर डालते हैं। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखते हैं। देश की जीडीपी कितनी है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी का क्या हाल है, ये सारे बड़े बड़े सवाल मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हैं, और इसे आय और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो माइक्रो देखता है कि एक पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत है, मतलब डिमांड और सप्लाई का खेल कैसा चल रहा है, जबकि मैक्रो ये देखता है कि पूरा जंगल कितना घना और हरा भरा है, मतलब नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है। और इकोनॉमी की पूरी तस्वीर को सही से समझने के लिए हमें पेड़ और जंगल दोनों को देखना पड़ता है। अच्छा, अब हमने माइक्रो और मैक्रो समझ लिया, तो अब सवाल उठता है कि ये पूरी इकोनॉमिक मशीन आखिर चलती कैसे है। सोचिए कि इकोनॉमी एक बड़ी मशीन है और उसके 4 मेन गियर्स हैं, और ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक साथ मिलकर ही इस मशीन को चलाते हैं। तो ये चक्र शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है उपभोग यानी कंजम्पशन से। जब हम कोई चीज़ चाहते हैं या खरीदते हैं तो उसकी डिमांड पैदा होती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है। फिर बनी हुई चीज़ें बाजार में एक्सचेंज होती हैं, और इस सब से जो पैसा या लाभ बनता है वो वापस सिस्टम में इन्वेस्ट होता है ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। और ये चक्कर बस ऐसे ही लगातार चलता रहता है।
ठीक है, गियर्स तो हैं, पर इन गियर्स को चलाता कौन है? कंट्रोल किसके हाथ में है? यहीं पर रोल आता है इकोनॉमिक्स सिस्टम्स का। इन्हें आप इकोनॉमी की मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में विंडोज या मैकओएस होता है, जो तय करता है कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा। मोटे तौर पर दुनिया में 3 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। यहाँ ज्यादातर चीजें प्राइवेट हाथों में होती हैं और सरकार ज्यादा दखल नहीं देती, जैसे कि यूएसए। दूसरा है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। यहाँ सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, जैसे पुराना सोवियत संघ। और फिर आता है तीसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, और हमारा भारत इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब मजे की बात यह है कि सिस्टम चाहे कोई भी हो, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड, हर इकोनॉमी को 3 बुनियादी सवालों के जवाब तो देने ही पड़ते हैं। ये इतने जरूरी सवाल हैं कि इन्हीं को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं या 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। पहला सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब देश में क्या बनाया जाए, खाने पीने की चीजें ज्यादा बनाएं या फिर देश की रक्षा के लिए हथियार। दूसरा सवाल हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे बनाया जाए, ज्यादा लोगों से हाथ से काम करवाएं या फिर एडवांस्ड मशीनों का इस्तेमाल करें। और तीसरा और सबसे ट्रिकी सवाल फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी जो भी बन रहा है वो आखिर किसके लिए बन रहा है। और यहीं पर इस तीसरे सवाल में एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा हुआ है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। अक्सर एस्पिरेंट्स को लगता है कि किसके लिए उत्पादन करें का मतलब है कि बाजार में डिमांड किसकी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा संबंध नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से है। मतलब देश की जो कमाई है वो समाज के अलग अलग लोगों, अमीर और गरीब के बीच कैसे बंट रही है। ये पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसका एक फटाफट रिविजन कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। तो की टेकअवेज क्या है? याद रखिए, इकोनॉमिक्स मतलब साइंस ऑफ स्कैसिटी। माइक्रो यानी एक पेड़, मैक्रो यानी पूरा जंगल। इकोनॉमी के 4 गियर, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स और 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और सबसे जरूरी, किसके लिए उत्पादन करें का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। और आखिर में बस इतना ही कि एक एस्पिरेंट की ख्वाहिशें भी यूपीएससी के सिलेबस की तरह ही अनंत है, और वक्त वो प्रीलिम्स के कट ऑफ जितना ही लिमिटेड है। तो इस केसीटी में जो अपने संसाधनों यानी अपने समय और अपनी एनर्जी का सही तालमेल बिठा लेता है, वही असली अर्थशास्त्री है और वही टॉपर बनता है। अपनी तैयारी को हमेशा इसी नजरिए से देखिए। नमस्कार, अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों की हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। ये खास तौर पर उन सभी के लिए है जो यूपीएससी या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या यूपीएससी की तैयारी अपने आप में एक आर्थिक समस्या है? सुनने में अजीब लगे, पर ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर एस्पिरेंट जूझता है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब इकोनॉमिक्स के सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में छिपा है। तो देखिए, अर्थशास्त्र का जो दिल है, जो उसकी आत्मा है, वो है दुर्लभता यानी स्कार्सिटी का विज्ञान। ये कॉन्सेप्ट एक एस्पिरेंट से बेहतर कौन समझ सकता है ना? इच्छा है आईएएस बनने की, जो कि असीमित है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो सबसे जरूरी संसाधन है यानी समय, वो एकदम लिमिटेड है। और सिलेबस, वो तो अनंत ही लगता है। तो इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए, बस यही तो सिखाता है अर्थशास्त्र। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स की पहली चुनौती क्या है, फिर हम इकोनॉमी को देखने के 2 अलग-अलग नजरियों पर बात करेंगे। इसके बाद हम आर्थिक प्रणालियों और उनकी समस्याओं को जानेंगे, फिर गुड्स को क्लासिफाई करेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, एग्जाम के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की पहली और सबसे बड़ी चुनौती की, दुर्लभता। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर इकोनॉमिक्स की पूरी इमारत टिकी है।
सोचकर देखिए, अगर हमारे पास हर चीज अनलिमिटेड होती तो फिर मैनेजमेंट की, चॉइस की और अर्थशास्त्र की जरूरत ही कहाँ पड़ती। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि इस विषय को आज हम जैसा जानते हैं उसे बनाया किसने। 3 बड़े नाम हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ, जिन्हें हम आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। फिर आते हैं लायनल रॉबिन्स, जिन्होंने 1935 में वो फेमस परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। और फिर रेगेनार फ्रिस्क, जिन्होंने इस बड़े सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी हो इसलिए इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, व्यष्टि और समष्टि, यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये बात एग्जाम के लिए गांठ बांध लीजिए, प्रीलिम्स अलर्ट है ये। अर्थशास्त्र एक सोशल साइंस है, कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा एग्जैक्ट साइंस नहीं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के नियम तो हर जगह हर समय एक जैसे रहते हैं, पर इकोनॉमिक्स डील करता है इंसानी व्यवहार से, हमारे और आपके फैसलों से जो बदलते रहते हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल हैं। इसीलिए ये एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि इकोनॉमिक्स का मतलब है स्कार्सिटी की स्टडी। अब सवाल ये है कि इतने बड़े सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाए। तो इकोनॉमिस्ट्स ने इसके लिए 2 नज़रिए अपनाए हैं। इसे ऐसे समझिए, या तो आप एक अकेले पेड़ को बहुत ध्यान से देखें या फिर पूरे के पूरे जंगल पर नजर डालें। तो यही है व्यष्टि बनाम समष्टि, यानी माइक्रो वर्सेस मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, छोटी छोटी यूनिट्स को देखती है, मतलब पेड़ का अध्ययन। जैसे एक ग्राहक क्या खरीदता है या एक कंपनी अपनी चीज की कीमत क्या रखती है। इसके मेन टूल्स हैं डिमांड और सप्लाई। वहीं दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरे जंगल को यानी पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखती है। इसमें हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, देश में बेरोजगारी की या महंगाई यानी इन्फ्लेशन की। तो अब हमारे पास माइक्रो और मैक्रो ये 2 नजरिए तो आ गए। चलिए अब देखते हैं कि अलग-अलग देश अपने अर्थव्यवस्था की मशीन को चलाने के लिए कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सवाल वही है, दुर्लभता से कैसे निपटा जाए, पर जवाब हर सिस्टम का अलग-अलग है। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला है पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट, जैसे अमेरिका। यहाँ सब कुछ मार्केट तय करता है, डिमांड और सप्लाई, ज्यादातर चीजें प्राइवेट होती हैं। दूसरा है समाजवादी या सोशलिस्ट, जैसे पुराना सोवियत यूनियन। यहाँ सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। और फिर आता है हमारा भारत, जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमने आज़ादी के बाद ये रास्ता चुना जहाँ मार्केट भी है और सरकार भी, मतलब प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकारी स्कूल अस्पताल भी, एक बैलेंस बनाने की कोशिश। अब सिस्टम कोई भी हो, चाहे अमेरिका का हो, चीन का हो या भारत का, हर देश की इकोनॉमी को इन 3 बुनियादी सवालों से तो गुजरना ही पड़ता है। पहला, क्या बनाएं, मतलब गाड़ियां बनाएं या अनाज उगाएं। दूसरा, कैसे बनाएं, मजदूरों से काम करवाएं या मशीनों से। और तीसरा, सबसे पेचीदा सवाल, किसके लिए बनाएं, जो चीजें बन गई है वो मिलेंगी किसे। अब यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है, इसे ध्यान से समझिए। जब हम पूछते हैं किसके लिए उत्पादन करें, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सामान कौन खरीदेगा। इसका असली और गहरा मतलब है कि देश की जो पूरी इनकम है, जो नेशनल इनकम है, वो समाज में बट कैसे रही है। ये सवाल सीधे सीधे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और अमीरी गरीबी के फासले से जुड़ा है, इसे मत भूलिएगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि हर इकोनॉमी को क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये तय करना पड़ता है। अब जरा उन वस्तुओं या गुड्स को ही देख लेते हैं जो बनती हैं। इकोनॉमिक्स में इनको 4 हिस्सों में बांटा जाता है, एक बहुत ही सिंपल से मैट्रिक्स के जरिए। ये मैट्रिक्स बड़ा काम का है। देखिए, 4 तरह की चीजें हैं। प्राइवेट गुड, जैसे आपके हाथ में जो पेन है या जो खाना आप खाते हैं। फिर है कॉमन गुड, जैसे नदी का पानी या समुद्र की मछलियाँ। इनको इस्तेमाल करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, पर अगर एक ने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो दूसरे के लिए कम हो जाता है। इसी से ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। फिर है क्लब गुड, जैसे आपका OTT प्लेटफॉर्म, पैसा दो और इस्तेमाल करो। और आखिर में पब्लिक गुड, जैसे नेशनल डिफेंस या सड़क की लाइट, जो सबके लिए है। अच्छा, थ्योरी तो काफी हो गई,
अब असली मुद्दे पर आते हैं। इस नॉलेज को एग्जाम हॉल में अप्लाई कैसे करना है? और याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही जवाब ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी होता है गलत जवाबों को एक-एक करके हटाना। इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन लॉजिक। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। सवाल आर्थिक वस्तुओं के बारे में है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जल्दी में जवाब नहीं देना है। चलिए एक-एक स्टेटमेंट को आराम से पढ़ते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहला स्टेटमेंट, सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिस्पर्धी और गैर अपवर्जनीय होती हैं। ये तो पब्लिक गुड की सीधी सीधी परिभाषा है, तो ये बिल्कुल सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, क्लब वस्तुएं अपवर्जनीय होती हैं लेकिन गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं। ये भी एकदम करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। ये कहता है कि गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का कड़ाई से पालन करती हैं, और यहीं पर गड़बड़ है। गिफिन गुड्स तो लॉ ऑफ डिमांड का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, ये उसका पालन नहीं उल्लंघन करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। अब जिन भी ऑप्शंस में 2 है उन्हें काट दीजिए, आपका सही जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए एक और सवाल देखते हैं। इस बार टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर्स और हमारी टेक्निक वही रहेगी, एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसको भी एनालाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस मेकर होती है। ये तो सरासर गलत है। परफेक्ट कंपटीशन में तो इतनी सारी फर्में होती हैं कि कोई भी अकेली फर्म कीमत तय कर ही नहीं सकती, वो सिर्फ प्राइस टेकर होती है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। अब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ये दोनों मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बिल्कुल सही फैक्ट्स हैं। तो जैसे ही हमने स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट किया, हम सही जवाब के बहुत करीब पहुंच गए। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। चलिए फटाफट से एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं और फिर एक सोचने वाली बात के साथ इसे खत्म करेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहला, अर्थशास्त्र दुर्लभता का अध्ययन है। दूसरा, माइक्रो मतलब पेड़, मैक्रो मतलब जंगल। तीसरा, हर इकोनॉमी को 3 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, क्या, कैसे और किसके लिए बनाएं। चौथा, गुड्स 4 तरह के होते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में फर्क। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स की बात करता है, क्या है, जैसे महंगाई दर 6% है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सुझाव देता है क्या होना चाहिए, जैसे महंगाई दर 4% होनी चाहिए। और जाते जाते आपको जॉन मेनार्ड कीन्स के इस जबरदस्त कोट के साथ छोड़ जाता हूँ। ये कहते हैं कि पूंजीवाद एक अजीब विश्वास है, जहाँ ये माना जाता है कि सबसे स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए सबसे बुरे काम करेंगे और उससे सबका भला हो जाएगा। ये बाजार की नैतिकता पर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सच में ऐसा होता है? ये सवाल आपके मेंस के ऐसे या एथिक्स के पेपर के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में ना हिस्ट्री या पॉलिटी तो अक्सर समझ में आ जाती है, लेकिन जब बात इकोनॉमिक्स की होती है तो कई बार ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स और ग्राफ्स के जाल में हमें उलझा देती है। तो आज हम इसी इकोनॉमिक्स की मशीन को समझने वाले हैं, इसके एक एक पुर्जे को, यानी कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करेंगे ताकि अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा एकदम साफ हो जाए। ये बात सिर्फ एक एस्पिरेंट की जिंदगी की सच्चाई नहीं है, बल्कि यही तो अर्थशास्त्र का, माने इकोनॉमिक्स का कोर प्रिंसिपल है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं और हमारी ज़रूरतें वो तो अनलिमिटेड हैं। बस इसी कमी, इसी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की साइंस का नाम ही अर्थशास्त्र है। देखिए, जाने माने इकोनॉमिस्ट लायनल रॉबिन्स ने तो इकोनॉमिक्स को द साइंस ऑफ स्केर्सिटी ही कहा था। ये इस बात की स्टडी है कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करे। और इनसे भी पहले एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और हाँ, यहाँ एक बात याद रखने वाली है, इकोनॉमिक्स कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ये एक सोशल साइंस है जो लगातार बदलते इंसानी बर्ताव और सरकारी पॉलिसीज पर डिपेंड करती है। तो इस बड़े से सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिश ने इसे 2 ब्रांचेस में बांटा। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो एक पेड़ की स्टडी करने जैसा है। ये एक इंसान, एक परिवार या एक कंपनी जैसी इंडिविजुअल यूनिट्स पर फोकस करता है।
इसके मेन टूल्स हैं डिमांड और सप्लाई, और दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरे जंगल की स्टडी है। ये नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जैसे बड़े मुद्दों को देखती है। चलिए अब इस इकोनॉमी की मशीन के पहले और सबसे जरूरी गियर को समझते हैं, द कंज्यूमर, यानी हम और आप। एक कंज्यूमर के तौर पर हम हर दिन सैकड़ों फैसले लेते हैं। यही फैसले डिमांड पैदा करते हैं और यहीं से डिमांड, यूटिलिटी और इंडिफरेंस जैसे इंपॉर्टेंट लॉस की शुरुआत होती है। इसको ना एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लीजिए कोई लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है। पहले घंटे में उसे जो सैटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलेगी वो चौथे या पांचवें घंटे तक बहुत कम हो जाएगी, है ना। इकोनॉमिक्स में इसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब हर अगली यूनिट से मिलने वाला सैटिस्फैक्शन घटता जाता है। और इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU 0 पर पहुंचती है, तब टोटल यूटिलिटी यानी TU अपने पीक पर होती है। इसे ही सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए इंडिफरेंस कर्व एक बहुत पावरफुल टूल है। ये कर्व दो चीज़ों के उन सभी कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो एक कंज्यूमर को इक्वल सैटिस्फैक्शन देते हैं। एग्जाम के लिए इसकी 4 बातें याद रखनी हैं। ये ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होता है, इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, कर्व जितना ऊंचा होगा सैटिस्फैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और 2 कर्व्स कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप, ये कर्व कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही चीज कंज्यूम कर रहा है। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, ये तो हम सब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, राइट। जब चीजें महंगी होती हैं तो हम उन्हें कम खरीदते हैं। सिंपल सा रूल है, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। लेकिन इस रूल पर रिलेटेड गुड्स का भी असर पड़ता है। पहले हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर चाय की कीमत बढ़ जाए तो लोग कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। दूसरे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार और पेट्रोल, जो एक साथ यूज होते हैं। अगर कारें महंगी हो गईं तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। पर क्या ये नियम हर जगह लागू होता है? नहीं, इसके 2 बड़े एक्सेप्शंस हैं। पहला, गिफन गुड्स। ये बहुत ही घटिया किस्म की वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है, जैसा आयरलैंड के आलू अकाल के समय हुआ था। दूसरा, वेबलिन गुड्स। ये स्टेटस सिंबल वाली चीजें हैं, जैसे लग्जरी कार्स या डायमंड्स। इनकी कीमत जितनी ज्यादा होती है, लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए इन्हें उतना ही ज्यादा खरीदते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि एक तरफ बहुत ज्यादा गरीबी और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा अमीरी, दोनों ही मांग के नियम को तोड़ देती हैं। अच्छा, तो हमने डिमांड की कहानी समझ ली, जो कंज्यूमर से शुरू होती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए, इकोनॉमी की मशीन के दूसरे इंपॉर्टेंट गियर यानी प्रोड्यूसर की दुनिया में चलते हैं। यहां हम समझेंगे कि सप्लाई कैसे होती है, प्रोडक्शन के रूल्स क्या हैं और बाजार में कंपटीशन कैसे काम करता है। बाजार में इक्विलिब्रियम यानी संतुलन कहां बनता है, जहां डिमांड और सप्लाई की लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। ये वो मैजिकल पॉइंट है जहां बायर जिस कीमत पर खरीदने को तैयार है, सेलर उसी कीमत पर बेचने को तैयार है। लेकिन प्रोड्यूसर सप्लाई करता कैसे है? इसके लिए वो प्रोडक्शन फंक्शन का इस्तेमाल करता है, जो ये बताता है कि लेबर और कैपिटल जैसे इनपुट से कितना आउटपुट मिलेगा। ये एक तरह से प्रोड्यूसर की टेक्निकल रूल बुक है। देखिए, सभी मार्केट एक जैसे नहीं होते। इन्हें हम एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। सबसे नीचे है परफेक्ट कंपटीशन, जैसे गेहूं का बाजार, जहां बहुत सारे सेलर्स हैं और कोई अकेला कीमत तय नहीं कर सकता। थोड़ा ऊपर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसे टूथपेस्ट का बाजार, जहां कई ब्रांड्स हैं और हर कोई अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने की कोशिश करता है। और ऊपर चलें तो आता है ओलिगोपोली, जहां कुछ ही बड़ी कंपनीज हैं, जैसे हमारा टेलीकॉम सेक्टर। और सीढ़ी के सबसे ऊपर है मोनोपोली, जहां सिर्फ एक ही सेलर होता है, जैसे कि रेलवेज। ओलिगोपोली मार्केट की एक बहुत ही यूनिक चीज है, इसका किंक्ड यानी मुड़ा हुआ डिमांड कर्व। जरा सोचिए कि एक कार कंपनी कीमत कम करती है तो उसकी कंपेटिटिव कंपनीज भी फौरन कीमत कम कर देंगी। लेकिन अगर वो कंपनी कीमत बढ़ाती है तो कोई और नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत बदलने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कीमतें एक लेवल पर आकर अटक जाती हैं और ग्राफ में ये मोड़ या किंक आ जाता है।
ऑलराइट, तो हमने मशीन के दोनों मेन गियर्स को समझ लिया है। अब है असली टेस्ट का टाइम। चलिए देखते हैं कि यूपीएससी इन कॉन्सेप्ट्स को सवालों में कैसे पूछता है और क्या हम इन सवालों के लिए तैयार हैं। पहला सवाल इकोनॉमिक गुड्स के बारे में है। यहाँ 3 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1, पब्लिक गुड्स नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। स्टेटमेंट 2, गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। स्टेटमेंट 3, क्लब गुड्स एक्सक्लूडेबल होती हैं लेकिन नॉन राइवल होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही हैं, तीनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है। थोड़ा रुकिए, अपना जवाब सोचिए, फिर हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए अब एलिमिनेशन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट 1, पब्लिक गुड्स जैसे नेशनल डिफेंस या स्ट्रीट लाइट्स नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल दोनों होती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, क्या गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती हैं? बिल्कुल नहीं। आयरिश पोटैटो का एग्जाम्पल याद है ना, वो तो इस नियम को तोड़ती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3, क्लब गुड्स जैसे केबल टीवी या वाईफाई एक्सक्लूडेबल हैं, जो पैसा नहीं देता उसे बाहर रख सकते हैं, लेकिन नॉन राइवल हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर्स पर है। स्टेटमेंट 1, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्राइस मेकर होती है। स्टेटमेंट 2, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली मार्केट्स का एक यूनिक फीचर है। स्टेटमेंट 3, किंग्ड डिमांड कर्व और लिगोपोली से जुड़ा है। फिर से वही ऑप्शंस हैं। एक बार और यहां रुकें, सोचें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करें। इसे भी एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस मेकर नहीं बल्कि प्राइस टेकर होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग कस्टमर से अलग अलग दाम लेना, ये पावर सिर्फ मोनोपोली के पास होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 3, किंग्ड डिमांड कर्व और प्राइस रिजिडिटी ये ओलिगोपोली की पहचान है, ये भी सही है, तो यहाँ भी स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। अगर आपके जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये एग्जाम के लिए आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। इंडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच नहीं करता। गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, इन्हें नॉर्मल इंफीरियर गुड्स से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओलिगोपोली की पहचान है किंग्ड डिमांड कर्व और प्राइस रिजिडिटी, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मोनोपोली में ही पूरी तरह पॉसिबल है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां अक्सर गलतियां होती हैं। और आखिर में जॉन मेनार्ड केन्स का ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला कोट, ये इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट की अंधी दौड़ आखिर में समाज का भला कर सकती है। एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट होने के नाते ये सोचना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एफिशिएंसी की साइंस है या इसकी कुछ मॉरल बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। इसी सवाल के साथ अपनी तैयारी को और धार देते रहें। जब भी अर्थव्यवस्था की बात होती है तो हमारे सामने बड़े बड़े आंकड़े आते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बड़ा आंकड़ा सच में तरक्की का संकेत है? आज हम इन्हीं बड़े आर्थिक नंबरों के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह के नंबर अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। 4.1 ट्रिलियन डॉलर सुनने में कितना जबरदस्त लगता है, नहीं? ऐसा महसूस होता है कि देश तो बस रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पर एक मिनट रुकिए, क्या ये नंबर हमें पूरी सच्चाई बता रहा है या फिर ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस बड़े नंबर को सही से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 2 अलग-अलग तरीकों से नापा जाता है और असली कहानी यहीं छिपी है। तो यहाँ हमारे सामने आते हैं जीडीपी के 2 चेहरे। पहला है नॉमिनल जीडीपी, ये आज की यानी करंट मार्केट की कीमतों पर कैलकुलेट होती है, और दूसरा है रियल जीडीपी, जिसे हम एक पुराने तय किए गए साल की कीमतों पर नापते हैं ताकि तुलना सही हो सके।
तो फिर इन दोनों नंबरों में इतना फर्क क्यों होता है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। यही वो गर्म हवा है जो अर्थव्यवस्था के गुब्बारे को फुलाकर असल से कहीं ज्यादा बड़ा दिखा सकती है और एक भ्रम पैदा कर सकती है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाते हैं। इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल का इस्तेमाल करेंगे जो इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देगी। जरा सोचे, नॉमिनल जीडीपी एक बड़े से चमकीले लाल गुब्बारे की तरह है। ये देखने में बहुत बड़ा और प्रभावशाली लगता है, लेकिन इसका ज्यादातर आकार असली माल की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ महंगाई की गर्म हवा भर जाने की वजह से है। और वहीं दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट रियल जीडीपी है ठोस सोने के बिस्किट्स के ढेर की तरह। ये अर्थव्यवस्था के असल उत्पादन का वजनदार और सच्चा माप है, जिसमें से महंगाई की सारी हवा निकाल दी गई है। और ये बात इसे कितनी अच्छी तरह समझाती है ना? एक में सिर्फ हवा है और दूसरे में ठोस कीमत। जब भी जीडीपी के आंकड़े सामने आएं तो इस तस्वीर को याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अर्थशास्त्री इस भ्रम के आर पार कैसे देखते हैं। इसके लिए वो एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं जो इस गुब्बारे में भरी हवा को बिल्कुल सटीक तरीके से नापता है। इस टूल का नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका सीधा सा काम है अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में मिली हुई महंगाई को छांटकर अलग करना, ताकि हमें विकास की असली ठोस तस्वीर साफ साफ नजर आ सके। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी काफ़ी सीधा है। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कीमतों में असल में कितना बदलाव आया है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर जीडीपी डिफ्लेटर ही महंगाई नापने का सबसे व्यापक तरीका क्यों माना जाता है। देखिए, महंगाई के दूसरे पैमाने जैसे सीपीआई या डब्ल्यूपीआई सिर्फ कुछ चुनी हुई चीज़ों की एक टोकरी पर नज़र रखते हैं, लेकिन डिफ्लेटर देश में बनने वाली हर एक चीज़ और हर एक सर्विस की कीमत को अपने में शामिल करता है, जिससे हमें पूरी अर्थव्यवस्था की ज़्यादा सच्ची तस्वीर मिलती है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। आखिर नॉमिनल और रियल का ये फ़र्क समझना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका हमारी असल ज़िंदगी से क्या लेना देना है? ये चार्ट देखिए, सारी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। एक तरफ हेडलाइन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि 9% की जबरदस्त ग्रोथ हुई, लेकिन जब हमने उसमें से महंगाई की हवा निकाल दी तो पता चला कि असली ग्रोथ तो सिर्फ 2% की है। देख रहे हैं आप, जमीन आसमान का फर्क है। तो इससे हमें 3 मुख्य बातें पता चलती हैं। पहली, रियल जीडीपी ही किसी भी अर्थव्यवस्था की सच्ची सेहत बताती है। दूसरी, इसी के आधार पर हम अलग अलग सालों की ग्रोथ की सही तुलना कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, ये सरकार और नीति बनाने वालों को सही आर्थिक फैसले लेने में मदद करती है, ताकि नीतियाँ भ्रम पर नहीं बल्कि हकीकत पर आधारित हों। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? बस इतना कि अगली बार जब भी कोई आर्थिक तरक्की का बड़ा सा आंकड़ा सामने आए तो एक पल रुककर अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना है, ये गुब्बारा है या सोना? क्या ये विकास असली है? नमस्कार। जीडीपी ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें हर न्यूज़ हेडलाइन में दिखता है, पर क्या ये नंबर हमें किसी देश की आमदनी की पूरी कहानी बता सकता है? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और समझते हैं राष्ट्रीय आय का असली मतलब, जो इस जाने माने आंकड़े से कहीं ज्यादा गहरा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ही सब कुछ है, या ये बस एक बहुत बड़ी पहेली का एक छोटा सा हिस्सा है? चलिए इस इकोनॉमिक पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम नाप क्या रहे हैं, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में होने वाला प्रोडक्शन या फिर उस देश के लोगों की कमाई। और यहीं पर मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, जीडीपी एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ देश की बाउंड्री के अंदर क्या बन रहा है उसे देखता है, फिर चाहे उसे कोई विदेशी कंपनी ही क्यों ना बना रही हो। वहीं दूसरी तरफ है नेशनल प्रोडक्ट, जो लोगों पर आधारित है। ये देखता है कि देश के नागरिकों ने क्या कमाया, फिर चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो।
और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत आखिर बनती कैसे है। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ फैक्ट्री में बनती है तो उसकी लागत कुछ और होती है, और जब वो बाजार में हम तक पहुंचती है तो उसकी कीमत पूरी तरह बदल चुकी होती है। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है फैक्टर कॉस्ट से, जिसे हम कारक लागत भी कहते हैं। इसे आप किसी भी चीज़ की एकदम असली बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट समझिए, सरकार के दखल देने से भी पहले। मतलब एक कार बनाने में स्टील, मजदूरों की दिहाड़ी और मशीनरी पर असर में कितना खर्च हुआ, बस वही है फैक्टर कॉस्ट। अब इस फैक्टर कॉस्ट के ऊपर सरकार का रोल आता है। वो इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, जैसे कि जीएसटी, जिससे कीमत बढ़ जाती है। और कभी-कभी सरकार कुछ छूट या सब्सिडी भी देती है तो उसे घटा दिया जाता है। इसी जोड़ घटाओं के बाद जाकर हमें मिलता है बाजार का फाइनल प्राइस। इस टैक्स और सब्सिडी के पूरे खेल को ये लाइन कितनी खूबसूरती से समझाती है ना? ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के समीकरण नहीं हैं, इनका हमारी आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अर्थशास्त्री ना इन कच्चे आर्थिक आंकड़ों को और साफ करने के लिए, असली तस्वीर देखने के लिए 3 मेन डायल घुमाते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों एडजस्टमेंट्स को समझते हैं। पहला डायल है ग्रॉस और नेट का। सोचिए, जब कोई चीज़ बनती है तो मशीनें घिसती हैं, पुरानी होती हैं, उनमें टूट फूट होती है। इसी घिसावट के कॉस्ट को कहते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। तो जब हम टोटल वैल्यू यानी ग्रॉस में से इस घिसावट को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलती है नेट वैल्यू, और ये नेट वैल्यू ही असलियत के ज़्यादा करीब होती है। अच्छा, दूसरा डायल हमें ले जाता है डोमेस्टिक से नेशनल तक। जैसा हमने पहले बात की, डोमेस्टिक मतलब देश की बाउंड्री के अंदर की कमाई। लेकिन उन लोगों का क्या जो बाहर काम करके पैसा घर भेजते हैं, या उन विदेशियों का जो यहां से पैसा कमाकर अपने देश भेजते हैं? इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, मतलब जो पैसा आया माइनस जो पैसा गया, उसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम इसे डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देते हैं तब हम पहुंचते हैं नेशनल इनकम पर। अब फोकस ज्योग्राफी पर नहीं, देश के लोगों पर है। और तीसरा और आखिरी डायल हमें मार्केट प्राइस से वापस प्रोडक्शन की असली लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर ले जाता है। कैसे? हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकाल देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो भी टैक्स लगे हैं उसमें से सब्सिडी घटाकर जो बचा, बस उसे माइनस करते ही हमें वो कीमत मिल जाती है जिस पर सामान असल में बना था। तो चलिए फटाफट से इन तीनों डायल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन हटाइए, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो विदेश से आई नेट इनकम जोड़ दीजिए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो नेट टैक्स को घटा दीजिए। हर एक कदम हमें एक साफ तस्वीर के और पास ले जाता है। तो इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, इन सारे डायल्स को घुमाने के बाद हम आखिर में उस सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। तो फिर नेशनल इनकम आखिर है क्या? और ये रहा जवाब। असल में किसी भी देश के नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट में कहें तो NNP एट FC। यही वो नंबर है जो हमें बताता है कि एक देश के लोगों ने सारी घिसावट और टैक्स सब्सिडी को एडजस्ट करने के बाद असल में कितनी कमाई की। हमारी पहेली का जवाब यही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या है? ये अंतर जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो देश के लिए नीतियां बनाते हैं, उनके लिए देश की असली इकोनॉमिक हेल्थ को समझने के लिए ये क्लैरिटी, ये साफ तस्वीर बेहद जरूरी है। तो आज की बातचीत से जो 3 बड़ी बातें हमें याद रखनी हैं वो ये हैं। पहली, जीडीपी एक ज्योग्राफिकल चीज है, जगह से जुड़ी हुई। दूसरी, नेशनल इनकम देश के लोगों, उसके निवासियों से जुड़ी है। और तीसरी, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, डेप्रिसिएशन, विदेश से आने वाला पैसा और टैक्स, ये सब मिलकर हमें एक ज्यादा सटीक और सच्ची तस्वीर देते हैं। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल। हमने नंबर्स को तो समझ लिया, पर क्या ये नंबर, चाहे वो जीडीपी हो या नेशनल इनकम, सच में किसी देश की खुशहाली को दिखा सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सेहतमंद हैं,
क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिर्फ आंकड़ों का खेल है या इससे कुछ ज्यादा है? सोचेगा जरूर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था खरबों डॉलर की होती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसकी सेहत का पता कैसे चलता है? आज हम राष्ट्रीय आय के उन्हीं जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो किसी भी देश की पूरी आर्थिक कहानी बयां करते हैं। तो सवाल सीधा यही है, आखिर इतनी बड़ी 1 खरब डॉलर की इकोनॉमी को मापा कैसे जाता है? ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसे समझने का तरीका एकदम सीधा और सरल है। और इस बड़े से सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही छोटी सी चीज में। जी हाँ, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समझने का सफर सिर्फ एक अकेले प्रोडक्ट की कहानी से शुरू होता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत होगी एक फैक्ट्री से और ये खत्म होगी हमारे आपके घर के पास वाले बाजार में। तो सबसे पहले आता है फैक्टर कॉस्ट। इसे ना एकदम आसान भाषा में समझिए। ये किसी भी सामान की फैक्ट्री गेट वाली कीमत है। मतलब उसे बनाने में जमीन, मजदूरी, पूंजी जो कुछ भी लगा वो सब इसमें शामिल है। लेकिन अभी तक सरकार का कोई रोल नहीं है। ये उसकी बिल्कुल असली सच्ची उत्पादन लागत है। अब जैसे ही वो सामान फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलता है ना, उसकी कीमत का असली सफर शुरू हो जाता है। सबसे पहले सरकार उस पर जीएसटी जैसे टैक्स लगाती है, जिससे जाहिर है कीमत बढ़ जाती है। फिर कभी-कभी सरकार लोगों को थोड़ी राहत देना चाहती है तो वो सब्सिडी देती है, जिससे कीमत थोड़ी कम हो जाती है। और इस पूरे जोड़ घटाव के बाद जो आखिरी कीमत हमारे सामने आती है वही है मार्केट प्राइस, जो हम सब चुकाते हैं। और इसी पूरी बात को ये शेर कितने कमाल के अंदाज में कहता है। देखिए, एक तरफ टैक्स का भारी बोझ है तो दूसरी तरफ सब्सिडी की एक छोटी सी किरण भी कोहिनूर हीरे जैसी कीमती लगती है। ये आम इंसान के नजरिए से टैक्स और सब्सिडी के पूरे खेल को बयान कर देता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की कहानी तो हमें समझ आ गई। अब जरा इसी फॉर्मूले को पूरे देश पर लागू करके देखते हैं कि इसका हिसाब किताब कैसे होता है। और यहीं पर तस्वीर में एंट्री होती है जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी परिभाषा में एक शब्द है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है भौगोलिक सीमाएं। इसका मतलब ये है कि एक तय समय में देश की सीमाओं के अंदर जो कुछ भी बना, चाहे उसे किसी भारतीय कंपनी ने बनाया हो या विदेशी कंपनी ने, वो सब देश की जीडीपी में गिना जाएगा। और पता है, यही वो बारीक सा फर्क है जो जीडीपी को राष्ट्रीय आय से अलग करता है। जीडीपी का पूरा फोकस इस पर है कि कमाई कहाँ हुई, मतलब देश के अंदर होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय आय का फोकस इस पर है कि कमाई किसने की, मतलब देश के निवासियों ने की हो, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में कमा रहे हो। अब एक बहुत मजेदार पेज समझते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में फंसाता है कि सामान्य निवासी आखिर है कौन। देखिए, अगर कोई भारतीय दिल्ली में मौजूद अमेरिकी दूतावास में काम करता है तो वो भारत का ही निवासी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दूतावास को उसी देश की जमीन माना जाता है। लेकिन अगर दिल्ली में WHO के ऑफिस में कोई अमेरिकी नागरिक काम कर रहा है तो वो भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना? तो अब हमारे पास जीडीपी का एक बहुत बड़ा आंकड़ा आ गया, लेकिन क्या ये बड़ा आंकड़ा हमेशा असली तरक्की को दिखाता है या फिर इसमें कोई धोखा भी है? चलिए पता लगाते हैं। इस धोखे को समझने के लिए ये स्लाइड परफेक्ट है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी एक बड़े से लाल गुब्बारे की तरह है जिसमें महंगाई की हवा भरी हुई है। ये दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर इसमें से ज्यादातर सिर्फ बढ़ी हुई कीमतें होती हैं, असली उत्पादन नहीं। वहीं दूसरी तरफ है रियल जीडीपी, जो सोने के ठोस बिस्किट की तरह है। ये महंगाई की सारी हवा को निकालकर सिर्फ असली ठोस तरक्की को दिखाता है। तो फिर सवाल ये है कि उस गुब्बारे में हवा आखिर है कितनी, ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए एक टूल है जिसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये हमें बिल्कुल सटीक तौर पर बताता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई का स्तर कितना है, या कहें कि गुब्बारे में हवा कितनी भरी है।
चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। मतलब फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी, रियल जीडीपी, इन सब का असल दुनिया में क्या लेना देना है। देखिए, इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि सरकारी नीतियों का सही विश्लेषण किया जा सके। हम ये समझ सके कि कौन सा देश सच में तरक्की कर रहा है और कौन सा नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम महंगाई के भ्रम और असली विकास के बीच का फ़र्क पहचान पाएं। और हाँ, एग्ज़ाम्स में बेहतर जवाब लिखने के लिए तो ये एक मजबूत बुनियाद है ही। और अंत में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। ये सारे जो आंकड़े हैं, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब अर्थव्यवस्था को मापने के औजार हैं। पर एक पल को सोचिए, अगर किसी देश की जीडीपी बहुत ज्यादा हो, लेकिन वहाँ के लोग न तो स्वस्थ हों और न ही शिक्षित, तो क्या उस देश को सच में विकसित कहा जा सकता है? सोचिएगा जरूर।